गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का कौन सा वर्जन देखेंगे, कौन से महीने की, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2025 की। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर वाइज पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग राष्ट्रीय कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय, फिर देयर आफ्टर अर्थ की, ऐसे करके कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला राष्ट्रीय, जो कि आपको पहले ही पता चल गया होगा कि हम लोग राष्ट्रीय पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो राष्ट्रीय में पहला जो न्यूज़ है वह दिल्ली के मुख्यमंत्री की दिल्ली चुनाव। तो दिल्ली में चुनाव हुए हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए दिल्ली में चुनाव जो हुए हैं कितनी सीटों पर हुए हैं। तो वहाँ पर दिल्ली में विधानसभा है, क्या है, विधानसभा है। तो विधानसभा में दिल्ली में कितनी सीटें हैं, 70। ठीक, यहाँ एक बात हमें याद रखनी है कि दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली एक यूटी है, संघ शासित क्षेत्र। या प्रदेश, दिल्ली क्या है, संघ शासित प्रदेश है, और यहाँ पर विधानसभा भी है। ऐसे कितने स्टेट हैं जहाँ जहाँ पर ऐसी स्थिति है। एक तो दिल्ली आप जानते ही हैं, मतलब यूटी हो और असेंबली भी हो, विधानसभा भी हो। तो एक दिल्ली हो गया, दूसरा आपका पुदुचेरी में लिख रहा हूँ, पांडिचेरी, पांडिचेरी, और तीसरा अभी जो बना है राज्य जम्मू कश्मीर, JNK। इन तीन राज्य संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा भी है, बाकी जो संघ शासित प्रदेश है वहाँ पर विधानसभा नहीं। तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए जो दिल्ली में, कितनी सीटों पर हुए, 70 सीटों पर चुनाव हुए। विधानसभा सीट कितनी हो गई, 70। तो इसमें जीत हार का जो फैसला हुआ है, तो बीजेपी के पास 48 सीटें गई हैं और आम आदमी पार्टी के पास 22 सीटें गई हैं। ये आम आदमी पार्टी, AAP, और ये बीजेपी को, दोनों ही नेशनल पार्टी में। तो 70 सीटें हो गई। तो सरकार किसकी बनी है, बीजेपी ने बनाई है, बीजेपी की सरकार बनी। और सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बना, CM बनी है रेखा गुप्ता जी। ठीक, कभी भी सरकार बनाने के लिए कितनी वोट चाहिए होती हैं, कितनी सीटें चाहिए होती हैं, 50% सीटें, उसमें से एक जोड़ लीजिए। तो यहाँ 70 सीटें थी, तो 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी के पास कितनी है, 48। तो सरकार किसने बनाई, बीजेपी ने, और CM बनाया गया रेखा गुप्ता को। ठीक, अब यहाँ पर रेखा गुप्ता चौथी महिला CM है, यहाँ पर दिल्ली की चौथी महिला CM। तो बाकी तीन कौन हैं, उनके नाम आप लोग जानते होंगे। पहले थे सुषमा स्वराज, शुरुआत में जब यूटी बना था। उसके बाद शीला दीक्षित, और इसके बाद आतिशी आतिशी मरलेना, जो अभी आम आदमी पार्टी से हैं, ये थी। और इसके बाद ये रेखा गुप्ता जी बनी है। तो ये 4 दिल्ली की महिला CM रही हैं। ठीक, अब दिल्ली में जो विधानसभा का गठन हुआ है, कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी, 1993 से विधानसभा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हमें जानना ये आवश्यक भी है
कि जो दिल्ली में 1993 विधानसभा है, उसके बाद यहाँ जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की सरकार बनी थी। तब से लेकर 27 वर्ष बाद ही सरकार बनी है बीजेपी की। 27 वर्ष बाद सरकार बनी है बीजेपी की। ठीक है, तो ये हमारा जो बीजेपी का राष्ट्रीय का एक न्यूज़ फिनिश होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की न्यूज़ क्या, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, जो आपने पेपर में पढ़ा होगा। तो हम यहाँ राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ी जानकारी अर्जित करेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। ये हमारा मैप हो गया। तो ये हमारा यहाँ कहीं पर ये पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर मणिपुर है, जिसकी राजधानी क्या है, राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। राष्ट्रपति शासन यहाँ लगाया गया। आपको यहाँ ये जानना आवश्यक है कि रीजन क्या है यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने का और कितनी बार लगाया जा चुका है। ठीक है, तो रीजन क्या है, यहाँ पर जो तनाव उत्पन्न हुआ था उसका कारण क्या है। यहाँ पर दो समुदाय रहते हैं मुख्य रूप से, एक मैती और दूसरा समुदाय है कुकी एंजो। ठीक है, ये दो समुदाय थे। इन दो समुदाय में से कुकी और जो कम्युनिटी, इन दोनों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। इसको नहीं प्राप्त है, ये बहुसंख्यक समुदाय है। मतलब ये किसकी जनसंख्या ज़्यादा है। अब ये एसटी समुदाय है, तो ये रहते कहाँ हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। और ये रहते हैं घाटी में नीचे। बहुसंख्यक हैं तो इनको आरक्षण नहीं मिला हुआ, इन्हें एसटी का दर्जा मिला हुआ है, एसटी का आरक्षण मिला हुआ है। जब एसटी का आरक्षण मिलता है, कोई भी आरक्षण मिलता है, तो उससे कई लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे आपको नौकरी में लाभ मिल गया, एम्प्लॉयमेंट में, आपको शिक्षा में आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सरकारी योजनाओं में लाभ मिलता है। तो ये लाभ होते हैं। इस लाभ के चलते मैती समुदाय भी ये मांग कर रहा है कि मुझे भी एसटी का दर्जा दिया जाए। ये कारण था। और शुरुआत हुई थी, जो मणिपुर का हाई कोर्ट है, मणिपुर का हाई कोर्ट, उसने राज्य को निर्देश दिया था कि मैती को भी शामिल किया जाए। ठीक है, इसके बाद जब यह आदेश हुआ, तब कुकी समुदाय ने विरोध करना आरंभ कर दिया। इसी विरोध से तनाव उत्पन्न हुआ, हिंसा हुई और लगातार 2-3 साल से चला आ रहा है। ठीक है, यहाँ कुकी और जो कम्युनिटी तो है ही, नागा लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो यही तनाव है इसकी वजह लगाए जाने की, राष्ट्रपति शासन। क्यों कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ पर पूरी तरह से विफल हो गया है। तो इसी वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अनुच्छेद 356 में प्रावधान है राष्ट्रपति शासन का। तो इसी के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाता है। ठीक है, और कैसे लगाएगा, 2 ग्राउंड होते हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट, या अदरवाइज अन्यथा यह समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को ये भरोसा हो जाए। क्या भरोसा हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। बस शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अब इसी ग्राउंड पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा
और जो जैसे ही ये लगेगा वैसे क्या होती है, विधानसभा भंग हो जाती है। और विधानसभा भंग होते ही कार्यपालिका भी भंग हो जाती है और ये दोनों शक्तियाँ चली जाती हैं संघ के पास। ठीक है, तो ये रीजन था यहाँ पर मणिपुर में अनुच्छेद 356 या राष्ट्र प्रशासन लगाए जाने का। समझ, यहाँ पर राष्ट्र प्रशासन के बारे में जो अंबेडकर जी ने कहा था कि ये एक डेड लेटर रहेगा। कभी कभी पूछा जाता है कि एक डेड लेटर रहेगा। डेड लेटर मतलब इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब तक बहुत बार इसका इस्तेमाल हो चुका है। ये अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लगा है 11वां अवसर है जब राष्ट्र प्रशासन यहाँ लागू किया गया है। कौन सा अवसर है? 11वां अवसर है इस राज्य में, 11वीं बार लगाया गया है। दूसरी बात यहाँ पर जो ध्यान देना ये है कि मणिपुर को जो राज्य का दर्जा कब मिला था? मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला था 1972 में। इससे पहले यूटी रहा होगा। ठीक है, तो मणिपुर को राज्य का दर्जा 1972 मिला और वहाँ पर ये समस्या थी, इस वजह से वहाँ पर राष्ट्र प्रशासन लगाया गया। आपको सिर्फ याद रखना है कि मैती समुदाय के द्वारा जब एसटी का दर्जा मांग कर शुरू हुई प्राप्त करने की, उसी के क्रम में वहाँ दोनों समुदायों के बीच में कुकी और जो और मैती के बीच द्वंद्व शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहाँ तक स्थिति पहुँच गई। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस तरह से हम आगे चलते हैं। थर्ड न्यूज़ हमारा क्या है? एक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया जिसका नाम है VSHORADS। ये मिसाइल है। इसका जो है टेस्टिंग की गई है DRDO के द्वारा, क्योंकि विकसित किसने किया है? DRDO ने। VSHORADS, वी फॉर वेरी शॉर्ट रेंज, फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम। वी फॉर वेरी, ये होगा SHO शॉर्ट, R फॉर रेंज, एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये मिसाइल है, डिफेंस मिसाइल है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिफेंस मिसाइल है। और इसका विकास किसने किया है? तो हमारे यहाँ का जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है एकमात्र कौन सा? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है, जो मिसाइलों के विकास का काम करता है। मेजॉरिटी ऑफ जो मिसाइल्स डेवलप हुए DRDO के द्वारा की गई हैं। तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा किया गया। खास बात क्या है? आज का स्वदेशी पर जोर दिया जा रहा है, हर चीज़ स्वदेशी होनी चाहिए। तो ये स्वदेशी तकनीकी पर विकसित है, मतलब हम लोगों ने खुद बनाया है, स्वदेशी तकनीक पर बेस्ड है। एक और बात इसके बारे में, ये मैन पोर्टेबल, इसे मैन पैड के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। मैन पैड्स के द्वारा लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च तो आप लोग समझ रहे होंगे, के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है।
हमें ये पता होना चाहिए कि मैनपैड क्या है। मैनपैड स्टैंड्स फॉर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब ये कि इसे एक व्यक्ति के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी है और सरकार का तो डीआरडीओ है ही, तो दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से ये शुरू किया गया है, ये मिसाइल बनाई गई, शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारी सेना का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है उससे जुड़ी हुई न्यूज़ है। पूर्वी कमान मुख्यालय, ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय। ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय पहले कहाँ है हमें ये पता होना चाहिए। तो ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय है कलकत्ता में, कोलकाता में है। कोलकाता में कहाँ पर है, तो कोलकाता में फोर्ट विलियम में है। फोर्ट विलियम जो वारेन हेस्टिंग ने बनवाया था, तो फोर्ट विलियम में है। इसका जो नाम है फोर्ट विलियम का नाम बदल कर रख दिया गया है विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम बदल कर रखा गया है विजय दुर्ग, क्योंकि ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, भारत कर रहा है कि जो औपनिवेशिक चीज़ें हैं उनको हम अपने से दूर कर रहे हैं और अपने स्वाधीनता की ओर बढ़ रहे हैं कि हमें जो नाम है वो भी हमारे स्वदेशी होने चाहिए। इससे पहले जैसे नाम बदला गया था, तो इनको जो स्थल है इनको औपनिवेशिक पहचानों से मुक्त किया जा रहा है। इसका नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग। ये पूर्वी कमान का मुख्यालय होगा, हमारी सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय, सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय। अभी नाम बदलने के क्रम में कई सारे नाम बदले गए हैं, जैसे एक रॉस आइलैंड था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसका नाम बदल कर रखा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वीप। पूरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये रखा गया था। इसके अलावा एक नील आइलैंड है, उसका नाम बदल के रखा गया था शहीद द्वीप। और हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया था हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। इसी तरह से इसका नाम बदला गया है। फोर्ट विलियम का नाम रख दिया गया विजय दुर्ग। ये फोर्ट विलियम जो नाम रखा गया था इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय। विजय दुर्ग छत्रपति शिवाजी के महाराज के काल से जुड़ा हुआ नाम है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता से जुड़ी हुई न्यूज़। समान नागरिक संहिता, इसमें क्या न्यूज़ है, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड ने क्या किया है, इसको लागू कर दिया है।
उत्तराखंड ने लागू किया है। तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। लेकिन स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। इसका मतलब किसी और स्टेट में भी लागू है, तो यहाँ नोट करके हम लिख लेंगे कि गोवा में लागू है पुर्तगालियों के समय से। तो आज़ादी से पहले से लागू है, यहाँ पर गोवा में लागू है आज़ादी के पहले से। इसलिए कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड ने लागू कर दिया है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको यूसीसी फ्रीक्वेंटली बोला जाता है। अब होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में इस समय क्यों है। समान नागरिक संहिता मतलब ये कि जो नागरिकों के से जुड़े हुए जो कानून हैं, पर्सनल लॉज, नागरिकों से जुड़े हुए जो कानून हैं, कौन से कानून, एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे विवाह, कि विवाह कितने विवाह कर सकते हैं, उम्र क्या होगी न्यूनतम शादी करने की, जैसे विवाह, तो विवाह के संदर्भ में क्या है, ये कर दिया मोनोगैमस कर दिया गया, मतलब एक विवाह, मतलब ये एक विवाह कर सकते हैं तो बहुविवाह नहीं कर सकते। बहुविवाह मतलब एक हस्बैंड वाइफ मोर देन वन, ये भी बहुविवाह है। और एक वाइफ कई हस्बैंड, ये भी बहुविवाह है। ठीक है, तो एकल विवाह की अनुमति दी गई है। दूसरा, आयु फिक्स कर दी गई, जैसे कितनी उम्र पर शादी कर सकते हैं। फिर तलाक लेने की प्रक्रिया फिक्स कर दी गई, तलाक ऐसे लेंगे। तीसरा, उत्तराधिकार कैसे होगा, मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा किसको और कैसे मिलेगा। ठीक है, तलाक के बाद एलमनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एलमनी मतलब तलाक के बाद जो पैसा मिलता है गुजारा भत्ता का, उसकी बात हो गई। तो ये सब चीज़ें से जुड़े हुए जो कानून हैं वो सभी धर्मों के लिए। यहाँ पर आपको जो याद रखना है, समान कैसे, किस समानता की बात कर रहे हैं, तो ये जो कानून हैं सभी लोगों पर एक समान, सभी लोगों पर लागू, सभी लोग मतलब जो भी नागरिक हैं सभी लोगों पर लागू समान रूप से। अर्थात धर्म और जाति का अंतर नहीं होगा कि हम फला धर्म से हैं तो हम पर लागू नहीं, धर्म जाति से कोई प्रभाव नहीं, मतलब उससे मुक्त है। आप किसी भी धर्म या किसी भी जाति से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अब विवाह एक करना पड़ेगा, आयु फिक्स कर दी गई है, तलाक होगा, तलाक की प्रक्रिया तय होगी। जैसे यहाँ ट्रिपल तलाक का इशू आया था जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। ठीक है, ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंट तलाक है, ये जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को पूरा तय कर दिया गया है। एलमनी क्या मिलेगी, तो धर्म और जाति से परे देश के या राज्य के, चूँकि एक राज्य लागू करता है पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है, हर राज्य लागू करेगा क्योंकि स्टेट लिस्ट का मामला है। ठीक है, सभी धर्म और जातियों के लिए जब एक कानून हो वो होगा समान नागरिक संहिता। आप लोग व्यवहार में समझ रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर आपके लिए याद रखना आवश्यक क्या है, अनुच्छेद कौन सा है इससे जुड़ा हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान में उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो उत्तराखंड ने लागू कर दिया। दूसरा राज्य कौन सा बनने वाला है, दूसरा राज्य बनने वाला है गुजरात। गुजरात ने कमेटी का गठन किया है, समिति का गठन किया है।
समिति वही समिति है जो उत्तराखंड में जो थी, मतलब वही अध्यक्ष वही हैं जो उत्तराखंड ने कमेटी गठित की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज, इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और ये रिपोर्ट सौंपेंगे गुजरात को। इन्हीं की अध्यक्षता में उत्तराखंड ने भी कमेटी बनाई थी इसी मुद्दे पर, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ गए, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म किसी भी जाति से हो, उसके ऊपर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से जुड़े हुए जो कानून हैं वो एक जैसे लागू होंगे, किसी पर कोई अलग से कानून नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिक्स्थ न्यूज़ है रामसर साइट से जुड़ी हुई। रामसर स्थल, रामसर स्थल क्या है? इसमें भारत के 4 आद्यभूमि स्थल इसमें शामिल किए गए हैं। रामसर साइट घोषित, रामसर स्थल घोषित हुए हैं। हमें इनके चारों के नाम जानने हैं, तो देखते हैं चारों कौन कौन से हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि रामसर साइट्स हैं क्या और कब घोषित की गई। तो अभी जिनको घोषित किया गया है, 4 उनके नाम हैं सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभयारण्य, सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभयारण्य है। सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभयारण्य। दूसरा है थेरथंगल, नाम से ही लग रहा है कि साउथ के हैं, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य नाम है सक्कारा है, थेरथंगल है, तो थंगल पकड़ लीजिए, सक्कारा पकड़ लीजिए, तो आपको टिक करने में आसानी रहेगी। तो थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये दोनों ही पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु का लोकेशन आपको पता होगा मैप पर, नहीं तो मैं बना देता हूँ। तीसरा है खेचो पलरी, खे चे ओ, खेचो पलरी, खेचो पलरी वेटलैंड, WETLAND, खेचो पलरी वेटलैंड, ये है सिक्किम में। और चौथी है और अंतिम उधवा झील, ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल नाम भी है और यूनिक भी है। उधवा झील, ये उधवा झील है आपकी झारखंड में। हम मैप बना दे रहे हैं, एक ये आपका मैप बन गया। तो ये आपका तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर 2 हो गए। झारखंड आपका यहाँ पर पड़ेगा लगभग, और सिक्किम आपका जब यहाँ से आता है तो ये पड़ेगा, ये आपका सिक्किम, 3 जगहों पर हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर वेटलैंड भारत में कितने हो गए? अब हो गए कुल वेटलैंड भारत में कितने? कुल हो गए 89। कुल रामसर साइट हो गई हैं 89। नेक्स्ट इसमें क्या है, घोषणा कब की गई है? 2 फरवरी को। क्यों?
2 फरवरी को इसलिए की गई क्योंकि इसी दिन वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये भी आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर रामसर साइट्स की घोषणा की गई, जिसमें भारत के 4 रामसर साइट को शामिल किया गया, जिनके नाम ये हैं। और इस प्रकार से कुल रामसर साइट हो गई 89। अब आपको जानना यह आवश्यक है कि रामसर क्या है, जो बार बार हम कह रहे हैं। रामसर ईरान में एक शहर है। कहाँ है? ईरान में। और यहीं पर इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। 1971 में हस्ताक्षर हुए थे। 1971 में ये जो संधि हुई थी, वेटलैंड ट्रीटी इसको बोलते हैं, उस पर साइन किए गए थे। और बाद में इसमें भारत भी शामिल हुआ था 1982 में। भारत कब शामिल हुआ? 1982 में। तो अब 2025 तक 89 रामसर साइट्स हो गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ और जो यहाँ पूछ लिया जाता है, वो जानना आवश्यक इसलिए है कि किस राज्य में कितने हैं, या कौन से विश्व में जो है रामसर साइट सबसे अधिक कहाँ पर है। तो विश्व में रामसर साइट्स के मामले में सबसे बड़ा जो देश है वो कहाँ है? सबसे अधिक आपको यूनाइटेड किंगडम में हो गई हैं रामसर साइट्स, 176। दूसरे नंबर पर है मैक्सिको, वहाँ पर 144 है। और तीसरा स्थान भारत का है। तीसरा स्थान भारत का, जहाँ पर 89 हो गई हैं विश्व में। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में अगर राज्यों में देखते हैं तो सबसे अधिक कहाँ पर है रामसर साइट्स, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी क्रम कि कौन से राज्य में सबसे अधिक है और कौन से राज्य में सबसे कम है। तो इसमें जो शामिल राज्यों में जो शामिल है सबसे अधिक, वो तमिलनाडु में है सबसे अधिक 20। सबसे अधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने साइट्स हैं? 20। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आएगा आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 10 रामसर साइट्स हैं। अब यहाँ पर कुछ रामसर साइट्स जो हैं, वेटलैंड्स, जो उनके नाम आपको पता होना आवश्यक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे कोल्लेरू झील है, ये भी रामसर साइट है, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा है चित्रांगुडी, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य है, ये है आपका तमिलनाडु में, TN। नेक्स्ट है वडूवुर पक्षी अभयारण्य, वडूवुर पक्षी अभयारण्य है, ये आप लोग लिख लेंगे आगे। ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके बाद आपका मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी तमिलनाडु में है। अब केरल के बारे में देखते हैं। केरल में वेम्बनाड जो झील है वो भी इसमें शामिल हो गई है, ये केरल में है। और अष्टमुडी, ये भी केरल में है।
एक और केरल में सस्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टा, ये भी केरल में है। महाराष्ट्र में एक झील है लोनार, लोनार, ये महाराष्ट्र में है। मैं महत्वपूर्ण लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे स्टेट वाइज। इसके बाद आपका गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। इसके बाद आपका राजस्थान में आपका राजस्थान की सांभर झील और केवलादेव, सांभर झील और केवलादेव, ये दोनों राजस्थान के हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, यूपी में तो बहुत सारे हैं, 10 हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लिख दे रहा हूँ। जैसे बखीरा, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। सांडी, ये हरदोई में है, पक्षी अभयारण्य है। समसपुर, ये यूपी के रायबरेली में है। समान, पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। और एक है नवाबगंज, ये भी यूपी में है। मैं स्टेट वाइज लिख रहा हूँ, तो स्टेट वाइज आप लोग लिख लेंगे। हरियाणा में एक है, उसका नाम है सुल्तानपुर, नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एमपी में, एमपी दैट इज मध्य प्रदेश, यहाँ पर साक्य सागर और भोज वेटलैंड, राजा भोज का नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम पर होगी। उड़ीसा में ये सिर्फ वेटलैंड नहीं है, कभी कभी झीलें पूछी जाती हैं, तो उनके नाम भी आपको याद हो जाएंगे यहाँ पर, जो आवश्यक भी है। उड़ीसा में हीराकुंड, चिल्का, चिल्का तो फेमस ही है, पूछा जाता है। हीराकुंड जलाशय, चिल्का झील। इसके अलावा भितरकानिका मैंग्रोव है वहाँ पर, भितरकानिका, ये बहुत पूछा जाता है, ये तो पता ही होना चाहिए, भितरकानिका मैंग्रोव। और एक है सतकोसिया, कंठ। पंजाब में हरके झील है, पंजाब में हरके झील। और रोपड़ वेटलैंड, रोपड़ वेटलैंड। जे.एंड.के में जम्मू कश्मीर, जो कि यूटी है, वहाँ की वुलर झील आप जानते होंगे, वुलर झील, वुलर लेक लिख दिया है।
लद्दाख में सो मोरोरी करके है, सो मो री री सो मोरीरी लेक। बस खत्म हो गई, तो 3 और हैं ओनली। मणिपुर, वहाँ पर एक झील है लोकटक झील, पार्क भी है, इसको याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। यहाँ तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील में ही, जो मणिपुर में है। झारखंड की उधवा झील हम लोग पढ़ चुके हैं। असम में दीपोर बिल है ये, असम में दीपोर बिल। दीपोर बिल। तो ये हमने सारी जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश का बजट आया हुआ है। तो बजट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं एक रफ आइडिया दे दे रहा हूँ कि है क्या, आया कितना है। उत्तर प्रदेश का बजट आया है 2025 एंड 26। तो बजट का साइज क्या है, 8 लाख करोड़ का साइज है लगभग, आप लोग याद रखेंगे। लगभग मैं लिख रहा हूँ, 8 लाख करोड़ का साइज है, और एग्जैक्ट 8.087 लाख करोड़ का है। तो लगभग 8 लाख करोड़ याद रखेंगे। अभी संघ सरकार का बजट आया था, संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार का जो बजट आया था वो कितना था, 50.65 लाख करोड़ का। 50.65 लाख करोड़ का। 50.65 लाख करोड़ का बजट था। तो ये कितना गुना है, लगभग 6 गुना संघ सरकार का बजट है यूपी से। ठीक है, यहाँ पर जो मुख्य बात हमें यहाँ पर देखना, जैसे राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना है यहाँ पर यूपी सरकार का, राजकोषीय घाटा। तो यूपी का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है 2.97% का। 8 लाख करोड़ जो मैंने लिखा है, मैं एग्जैक्ट लिख दे रहा हूँ, 808,736। आगे हो जाए करोड़, इतने करोड़ का बजट है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रस्तुत किया है। और वित्त मंत्री कौन थे, श्री सुरेश खन्ना, भाई सुरेश कुमार खन्ना। इसमें जो अगर आपसे पूछा जाता है कि पूंजीगत व्यय कितने परसेंट रहा है सरकार का, तो 20% व्यय सरकार करेगी पूंजीगत व्यय। एक बात और, अगर आप लोग बजट देख रहे हैं तो संघ सरकार का जो केंद्र का जो बजट आया है उसी को आप देख लें, हमारे एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है, या फिर पीडी का पिछले महीने का जो सेशन हमने किया था उसमें भी डिटेल में डिस्कस किया है। तो मेन टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, जैसे राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व क्या होता है, वो केंद्र सरकार का, तो ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। बाकी स्टेट से बहुत रेयर सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, जो सरकार ने योजनाएं कुछ बताई वो हम लोग देख लेते हैं। जीडीपी साइज पिछले वर्ष का सरकार का यहाँ का जो था 27.5 लाख करोड़ का जीडीपी का साइज है 2024-25 का, 27.51 लाख करोड़ का। जीडीपी और बजट अलग अलग होता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कहीं पर।
लाख करोड़ लिखा है, लख नहीं है, लाख करोड़। यहाँ पर यूपी सरकार ने कुछ बजट में योजनाएं घोषित की हैं, मैं उनको देख लेता हूँ, एक एक करके लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो मुख्य जो घोषणाएं की गई हैं, जैसे AICT बनाएंगे एक, AICT कहाँ, लखनऊ में। दूसरा, जीरो पावर्टी अभियान सरकार ने शुरू किया था 2024 में, जीरो पावर्टी अभियान कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2024 में। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो निर्धन परिवार हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीरो पावर्टी में जो निर्धन लोग हैं उनकी पहचान की जाएगी, लेकिन हर पंचायत में। तो हर पंचायत अपने यहाँ निर्धन लोगों की पहचान करेगी, और सरकार क्या करेगी, इसमें पहचान करके इनकी जो वार्षिक आय है उसको 1,25,000 तक लाया जाएगा, मूलभूत जरूरतें ताकि उनकी पूरा हो सकें। एक सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की है यहाँ पर, जिसमें जो पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनको स्कूटी उपलब्ध करवाई जाएगी, बालिकाओं को, छात्राओं को। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जिसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट रखा है। एक और आउटसोर्सिंग भर्ती निगम का गठन किया जाएगा, आउटसोर्सिंग भर्ती लिख दे रहा हूँ, रिक्रूटमेंट होता है निगम, आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट कॉर्पोरेशन का गठन करेगी, जिसमें आउटसोर्सिंग के आधार पर लोगों की भर्ती की जाएगी। और एक दो घोषणाएं और हैं जो सरकार के द्वारा की गई हैं, वस्त्र उद्योग पार्क और चर्म उद्योग पार्क। वस्त्र उद्योग होगा, वस्त्र उद्योग पार्क। तो कितने वस्त्र उद्योग पार्क, 10 वस्त्र उद्योग पार्क सरकार बनाएगी, जिनका नाम रखा गया है संत कबीर के नाम पर। किसके नाम पर, संत कबीर। तो नाम हो जाएगा संत कबीर वस्त्र उद्योग पार्क। इसके अलावा चर्म उद्योग पार्क, की स्थापना की जाएगी। कितने चर्म उद्योग पार्क बनाए जाएंगे, 2। वो किसके नाम पर हैं, संत रविदास के नाम पर। संत रविदास के नाम पर बनाए जाएंगे। एक और, एक सीड पार्क बनाया जाएगा, सीड पार्क। सीड पार्क बनाएंगे लखनऊ में, जो होगा चौधरी चरण सिंह के नाम पर, लखनऊ में बनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो योजनाएं थी सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी यूपी सरकार के द्वारा, वो मैंने चर्चा कर दी। इसी के साथ हमारा जो नेशनल था वो ख़त्म होता है।